नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां तकनीकी प्रगति, तकनीकी क्रांति हमारी कल्पनाओं से भी आगे दौड़ रही है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि तकनीक की ये अंधी दौड़ आने वाले कुछ दशकों में हमारी दुनिया को कितनी बदल देगी। विशेषकर जनरेटिव एआई के विकास के कारण प्रतिदिन समाचार पत्रों में इससे संबंधित खबरें हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचकर पढ़कर रोमांचित भी करती हैं। ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो कल संवेदनाओं से जुड़े होंगे और जहां बुजुर्गों की देखभाल करने में सक्षम होंगे, उनके साथ एक संवादात्मक संबंध कायम कर सकने में सक्षम होंगे। वहीं दूसरी ओर अनेक तरह की व्याधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। एआई के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। एआई के माध्यम से आपके ऑफिस के न जाने कितने कार्य संपन्न हो जाएंगे और घरेलू जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में भी एआई न जाने कितने चमत्कार आने वाले समय में हमारे सामने ला खड़ा कर देगा। इसका एहसास हम शायद अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन की ये खबरें कहीं हमें चमत्कृत भी करती हैं तो कहीं आशंकित भी करती हैं। अब ये जनरेटिव एआई नई तरह की रचनाएं प्रस्तुत करने लगे हैं। ये कहानियां लिखने में सक्षम है। ये आपके लिए चित्र बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं, गीत की रचना कर सकते हैं, उस गीत का संगीत भी बना सकते हैं, उसकी धुन भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस चमत्कार ने एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ला खड़ी की है, या यूं कहूं कि एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा किया है कि ये रचना, ये क्रिएशन, ये सृजन किसका माना जाए। क्या जो एआई है उसका इस पे स्वामित्व होगा, या जिसने प्रॉम्प्ट दे करके, निर्देश दे करके वो रचना तैयार की है। अर्थात प्रश्न यह है कि उस रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का अंतिम स्वामित्व किसके पास है, उसका अधिकार किसके पास है, कॉपीराइट किसके पास है। यह सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके साथ गहरे नैतिक और कानूनी दायित्व भी जुड़े हुए हैं। कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट मूलतः व्यक्ति की जो रचनात्मकता है, उसकी सृजनात्मकता है, उसमें उसके स्वामित्व की स्वीकारोक्ति है। मूलतः उसकी रचनात्मकता के संरक्षण के लिए यह अधिकार जो है निर्मित किया गया है। इसमें लेखक या निर्माता, उन्हें इस रचना के अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई ने जो सामग्री तैयार की है वह किसी इंसान की सोच पर आधारित नहीं है। वो तो मशीन के एल्गोरिदम के आधार पर तैयार की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेखक माना जा सकता है? भारत में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्णतः एआई निर्मित रचनाओं पर कॉपीराइट नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्तमान कानून व्यक्ति यानी इंसान को ही रचनाकार मानता है। इसी तरह अमेरिका और यूरोप में भी यह धारणा प्रचलित है, या इस धारणा को बल दिया गया है कि एआई केवल एक उपकरण है और जब तक मनुष्य का मस्तिष्क इसमें रचनात्मक निर्देश नहीं दे रहा है, तब तक उसे रचनात्मकता का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। अगर एआई मॉडल को प्रशिक्षण देने के लिए किसी लेखक, कलाकार या पत्रकार की सामग्री ली गई है बिना उसकी अनुमति के, तो क्या यह उचित है? क्योंकि सारी सामग्री आज विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर, या यूं कहें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। क्या एआई को किसी और की मेहनत पर आधारित इस तरह की सामग्री तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है? अगर एआई
किसी लेखक की शैली को या किसी कलाकार की शैली को उसकी पुनरावृत्ति करता है तो क्या वो रचनात्मक चोरी नहीं मानी जाएगी? क्या वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देना। जो तकनीक के समर्थक हैं उनका ये मानना है कि जैसे एक विद्यार्थी किताबें पढ़ करके अपने ज्ञान को अर्जित करता है, अपने विचारों को परिपक्व करता है, अपने आप को तैयार करता है, इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो मॉडल है वो भी उसी डेटा से, जो डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, वहीं से शिक्षित प्रशिक्षित होता है। परंतु इस तर्क के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि बिना किसी अनुमति के किसी की रचना को प्रशिक्षण डेटा में इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना पूरी तरह से अनैतिक है। भले ही उसका जो आउटपुट है, जो उसने आर्टिकल या किसी तरह की सामग्री को तैयार किया है, वो भले ही मौलिक हो, लेकिन फिर भी चूंकि बिना अनुमति उस डेटा का उपयोग किया गया है, इसलिए वो अनैतिक माना जाएगा। अब हमें लगता है कि जो हमारी सृजनात्मकता है वो शायद किसी एक चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई है। उसे बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तकनीक का भी लाभ मिले, क्योंकि अब हम पीछे नहीं जा सकते। एआई ने हमारी पूरी जीवन शैली में प्रवेश कर लिया है और आगे न जाने क्या क्या करने में वो सक्षम होगा। तो तकनीक का लाभ भी हम लेना चाहते हैं और रचनाकारों के या जो सृजनात्मकता के क्रिएटर हैं उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सरकारें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट कानून में ऐसे नए प्रावधान जोड़ें ताकि जो एआई कंपनीज हैं, जो इस तरह के मॉडल्स बना रही हैं, उन्हें उचित लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाए। हर देश की अपनी एक नैतिक आचार संहिता हो जिसमें पूरी पारदर्शिता हो और उसकी कहीं जवाबदेही भी हम फिक्स कर सकें। जनरेटिव एआई ने हमारी रचनात्मकता को नए पंख दिए हैं, एक नए आयाम दिए हैं, पर उसी के साथ कुछ वैल्यूज, कुछ अधिकार और हमारी नैतिकता के सामने भी एक चुनौती खड़ी की है। यह एक ऐसा समय है जब हम सबको मिलकर के एक सही दिशा तय करनी होगी, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना होगा जहां इंसान और मशीन दोनों के बीच में परस्पर समन्वय, संतुलन, न्याय और सहयोग की भावना की नींव रखी जा सके। कॉपीराइट कानून हमेशा से तकनीक का उत्पाद रहा है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ प्रकाशकों को कॉपीराइट स्वामित्व वाले प्रकाशन को बिना अनुमति के प्रकाशन से रोकना था, क्योंकि ये उस कॉपीराइट ओनर के जो व्यावसायिक हित हैं उसकी रक्षा करने का भाव भी इसमें निहित था। अपने आरंभ से ही कॉपीराइट कानून ने फोटोकॉपी मशीन, रिकॉर्डिंग डिवाइस, इंटरनेट जैसे अनेक तकनीकी बदलावों के साथ खुद को भी परिवर्तित किया है, खुद को भी ढाला है। हर बार तकनीक ने इसमें अपनी जगह बनाई है। आज जनरेटिव एआई को लेकर के फिर एक नई बहस की शुरुआत हो गई है कि क्या यह कॉपीराइट कानून को एक चुनौती दे सकता है। हर 10-20 वर्षों में कोई न कोई नई तकनीक या नवाचार इस बहस को शुरू करता है। अब तक कॉपीराइट कानून का उद्देश्य रचनात्मक कार्यों की अनधिकृत प्रतिलिपि को, उसकी कॉपी को रोकना था, लेकिन आज एआई प्लेटफॉर्म ने उन कार्यों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है जो कॉपीराइट के तहत जो सामग्री संरक्षित है उस सामग्री का उपयोग करते हैं। जनरेटिव एआई कंपनियां, विशेष रूप से ओपन एआई, कॉपीराइट कानूनों से लेकर विभिन्न देशों में अनेक तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। एआई प्लेटफॉर्म सामान्यतः इंटरनेट से ही सामग्री लेते हैं और कॉपीराइट और गैर कॉपीराइट दोनों तरह का जो उनके पास डेटा है उसके आधार से वो शिक्षित प्रशिक्षित होते हैं।
कॉपीराइट उल्लंघन में साहित्य, संगीत, चित्र जैसे अनेक विषय आते हैं जहां व्यक्ति के बौद्धिक श्रम का भाव जुड़ा हुआ है या व्यक्ति के बौद्धिक श्रम की कहीं उसके साथ जुड़ाव है। भारत में भी प्रकाशकों और समाचार एजेंसियों ने एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उनके कार्यों के उपयोग को लेकर के न्यायालयों में मुकदमे दायर किए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पहले से इस्तेमाल की गई सामग्री से शिक्षण प्रशिक्षण लेना तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से वैध है या अवैध है। ओपन एआई ने इसके लिए ऑप्ट आउट प्रणाली विकसित की है जिसमें प्रकाशक की अपनी सामग्री को एआई प्रशिक्षण डेटाबेस से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन यह प्रणाली केवल भविष्य और वर्तमान प्रशिक्षण पर लागू होती है, अतीत पर नहीं। अमेरिका में फेयर यूज और शैक्षणिक उपयोग जैसी अनुमति दी गई है, छूट दी गई है वहां के कॉपीराइट अधिनियमों में, जबकि भारत में बहुत स्पष्ट व्याख्या इसकी अभी तक नहीं की गई है। एआई की रचनात्मकता मानवीय रचनात्मकता से अलग है क्योंकि यह मौजूदा कार्यों से सीखकर नए कार्य उत्पन्न करता है। कॉपीराइट कानून को इस तरह से नहीं बदला जाना चाहिए कि वह नवाचार की संभावनाओं को ही खत्म कर दे। हालांकि यह भी जरूरी है कि इंसान और मशीन की रचना में कहीं फर्क महसूस किया जाए। अभी कानून इस फर्क के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है। कानून सिर्फ यही स्पष्ट करता है कि कॉपीराइट विचार या जानकारी पर लागू नहीं होता है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति पर होता है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी केवल सीखी हुई जानकारी का उपयोग कर रहा है और मूल अभिव्यक्ति की नकल नहीं कर रहा है तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कॉपीराइट का मौजूदा ढांचा रचनात्मकता की रक्षा करता है, लेकिन जनरेटिव एआई के संदर्भ में इसे इस तरह संतुलित करना होगा कि नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके और रचनाकारों के अधिकार भी सुरक्षित रह सके। जनरेटिव एआई ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो नए पाठ, नए चित्र, संगीत या अन्य सामग्री स्वयं उत्पन्न कर सकता है। यह एआई बड़ी मात्रा में जो डेटा मौजूद है उस पर ट्रेन किया जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, और फिर वो जिस प्रकार से ट्रेंड होता है उसी पैटर्न के आधार पर नया आउटपुट बनाता है। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी एक भाषा मॉडल है जिसे इंटरनेट पर उपलब्ध करोड़ों लेखों, किताबों और वेबसाइट के जो टेक्स्ट हैं उसमें उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। ओपन एआई का चैट जीपीटी एक भाषा मॉडल है जिसे इंटरनेट पर उपलब्ध करोड़ों लेखों, किताबों और वेबसाइटों के टेक्स्ट पर प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान ये मॉडल सीखते हैं कि भाषा कैसे काम करती है, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों की संरचना और विचारों का प्रवाह आदि सब कुछ वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है। और उसके आधार पर जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई निर्देश देते हैं, कोई विषय बताते हैं, तो वो अपने उस प्रशिक्षित ज्ञान के आधार पर अपने शब्दों में नया उत्तर देता है या वो अपना आर्टिकल भी तैयार कर सकता है। इस प्रकार के एआई मॉडल्स भी हैं जो लाखों चित्रों पर ट्रेंड होकर के अपनी नई छवियां बना देते हैं। उदाहरण के लिए स्टेबल डिफ्यूजन जैसे जनरेटिव एआई मॉडल तरह तरह की कलात्मक छवियां उत्पन्न कर देते हैं, जैसे एक बिल्ली अंतरिक्ष में गिटार बजा रही हो। और अजीब सा जो हम निर्देश देते हैं या प्रॉम्प्ट देते हैं तो एक नया चित्र बना देते हैं। इन मॉडलों ने प्रशिक्षण के दौरान इंटरनेट से मौजूद असंख्य चित्रों के रंग, आकार, शैली आदि के पैटर्न को सीख लिया है। संगीत के क्षेत्र में भी जब ऐसे एआई प्रयोग हो रहे हैं जो प्रसिद्ध गायकों की आवाज और शैली की नकल करके नए गाने तैयार कर सकते हैं। जनरेटिव एआई के काम करने का तरीका दो तरह से समझा जा सकता है। एक उसका ट्रेनिंग है, दूसरा जनरेशन है। जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसमें एआई को बहुत छोटा सा डेटा दिया जाता है। यह डेटा अक्सर पब्लिक डोमेन या इंटरनेट से जुटाया गया टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो आदि हो सकता है, जिसमें कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सामग्री भी हो सकती है। एआई मॉडल का डेटा पैटर्न से हम सीखते हैं, लेकिन मूल डेटा जैसे पूरी किताब या गाना को सीधा याद रखने की बजाय उसके आधार पर वो एक सांख्यिकी समझ को विकसित कर लेते हैं। फिर जनरेशन के चरण में जब उसका उपयोगकर्ता या जो उसका यूजर है
वो जब कोई निर्देश या प्रॉम्प्ट देता है तो वो मॉडल उसी सीखे हुए पैटर्न के आधार पर एक आउटपुट बनाता है। यह आउटपुट पहले देखे गए डेटा की हूबहू नकल नहीं होता है, बल्कि उन सीखे हुए तत्वों को नए तरीके से संयोजित करके अभिव्यक्त किया जाता है। हालांकि कई बार यह नया आउटपुट आश्चर्यजनक रूप से उस मूल प्रशिक्षण सामग्री से मिलता जुलता भी हो सकता है, जिसके कारण अनेक कानूनी और नैतिक प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। जनरेटिव एआई एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जिसने अपने पुस्तकालय में जाकर के बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ अध्ययन करके चिंतन मनन किया है, और जब वो कुछ लिखने की कोशिश करता है तो वो जो उसका पढ़ा हुआ सामग्री है, पढ़ा हुआ ज्ञान है, डिफरेंट तरह की जो स्टाइल्स हैं जिसको उन्होंने समझा है या जिसको उसने एक तरह से आत्मसात किया है, उसको ज्यों की त्यों हो सकता है कभी उसकी लेखन शैली में वो अभिव्यक्त हो जाए। लेकिन अगर उसने कभी कभी कोई वाक्य या पंक्ति कई बार पढ़ी है तो भी यह संभव है कि वो उसकी लेखनी के अंदर कहीं प्रतिबिंबित होती हो। यही रिस्क एआई मॉडल के साथ भी है। वो मूल डेटा को कॉपी नहीं करना चाहते, उसकी नकल नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आउटपुट में किसी गीत की धुन, किसी लेखक के वाक्य या किसी कलाकार की शैली प्रतिबिंबित हो सकती है। इसी कारण कॉपीराइट की दृष्टि से ये प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या एआई की ये रचना मौलिक है या मूल रचना की नकल मात्र है। जब कॉपीराइट की हम बुनियादी बातों को समझना होगा, क्योंकि टकराव को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है। कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी मूल रचनात्मक कृति के निर्माता या लेखक को मिलता है। यह कृति साहित्य, संगीत, कला, फिल्म, सॉफ्टवेयर कोड इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बशर्ते वो ओरिजिनल हो और एक निश्चित रूप में वो व्यक्त किए गए हों। जैसे आपने कोई कहानी लिखी, कोई चित्र बनाया, कोई गीत रिकॉर्ड किया, उस पर आपके अधिकार स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। लेखक या कॉपीराइट होल्डर की बिना अनुमति के किसी रचना को कॉपी करना, प्रकाशित करना, वितरित करना, अनुवाद करना या सार्वजनिक रूप से उसको प्रदर्शित करना, जैसे नाटक आदि, गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए, किसी लेखक ने अगर उपन्यास लिखा है तो दूसरा व्यक्ति उस किताब को छाप करके बेच नहीं सकता। उस पर ना कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई नाटक का मंचन कर सकता है, जब तक कि उसकी अनुमति उसने प्राप्त नहीं कर ली हो। ना उसका वो अनुवाद कर सकता है, ना ही उसका कोई बड़ा अंश लेकर के अपनी वेबसाइट पर वो पोस्ट कर सकता है। इन सब के लिए लेखक की अनिवार्य अनुमति चाहिए। इसके पीछे उसका उद्देश्य यही है कि रचनाकार के जो आर्थिक हित हैं उनकी हम रक्षा कर सकें, उसका अनुचित लाभ उसको न मिल पाए। कॉपीराइट रचनाकारों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके कार्य को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा, ताकि वे नई रचनाएं बनाने के लिए उनको नियमित रूप से, सतत रूप से प्रोत्साहन मिलता रहे। कॉपीराइट सर्वोच्च अधिकार नहीं है। दुनिया भर में कॉपीराइट कानूनों के कुछ अपवाद हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, ताकि समाज में ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक संतुलन जो है वो बना रहे। कॉपीराइट सर्वोच्च अधिकार नहीं है। दुनिया भर में कॉपीराइट नियमों में कुछ उसके लिमिटेशंस हैं, कुछ उसके अपवाद हैं। इसके पीछे मूल भाव यही है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के बीच में हम एक सामंजस्य को बनाए रखें। इन अपवादों के तहत कुछ स्थितियों में बिना अनुमति के भी कॉपीराइट सामग्री का सीमित उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप रिसर्च में करते हैं, किसी भी लेखक को कोट करते हैं, कोई आप समाचार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई समीक्षा कर रहे हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें कॉपीराइट कानून में अपवाद के रूप में जिनको स्वीकार किया गया है। अमेरिका में इसे फेयर यूज कहा गया है और हमारे यहाँ भी फेयर यूज के आधार पर या फेयर डीलिंग के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। सामान्यतः न्यायालय कॉपीराइट के मामले को तय करते समय ये ध्यान रखते हैं कि इसका उपयोग का उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक या शैक्षणिक, मूल रचना का प्रकार या उपयोग की गई मात्रा और उसकी महत्ता, इस उपयोग की मूल रचना का जो व्यावसायिक क्षेत्र है, बाजार है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखा जाता है। यानी मौलिक सामग्री को एक नए रूप में या उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है तो वो फेयर यूज की श्रेणी में आ सकती है। भारत में भी फेयर डीलिंग का सिद्धांत है, जो अमेरिका के कानून की तरह से बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों को परिभाषित किया गया है,
जिन्हें कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाता है। इनमें निजी या व्यक्तिगत रूप से अध्ययन, अनुसंधान या समाचार रिपोर्टिंग आदि में उसके उचित अंश को प्रकाशित करना या न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करना आदि सम्मिलित है। परंतु भारतीय कानूनों में मशीन लर्निंग या टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग जैसे प्रयोग के लिए कोई स्पष्ट छूट का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है या उसे परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई एआई डेवलपर प्रशिक्षण के लिए वेब सामग्री को स्क्रैप करता है तो क्या इसे शिक्षात्मक अनुसंधान माना जाएगा या व्यावसायिक उपयोग? इस बारे में अभी तक अधिनियम में कोई स्पष्टता नहीं है और यही भ्रम आज अनेक प्रकार के विवादों के मूल में है। साथ ही कॉपीराइट कानून यह भी मानता है कि केवल इंसान ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति कर सकता है जिसे कानूनी संरक्षण दिया गया है। अधिकांश देशों में कॉपीराइट लेखक या निर्माता को मिलता है। कानून इन शब्दों को जीवित मानव के रूप में देखते हैं। एआई जैसी किसी मशीन या सॉफ्टवेयर को कानून व्यक्ति नहीं मानता है, इसलिए एआई द्वारा निर्मित स्वतः सामग्री पर कॉपीराइट अधिकार किसका होगा, इस प्रश्न पर यह कानून अभी तक चुप है, मौन है। हाल ही में अमेरिका में एक मामला आया जिसमें थॉमसन रॉयटर बनाम रोज इंटेलिजेंस नामक मामले में अदालत ने कहा कि एक एआई डेवलपर द्वारा प्रतिद्वंदी के कानूनी शोध डेटाबेस के हिस्सों का प्रशिक्षण के लिए उपयोग करना फेयर यूज नहीं था। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि कॉपीराइट मालिक को अपने कार्य को एआई प्रशिक्षण डेटा के रूप में लाइसेंस देने के अधिकार से वंचित करना फेयर यूज के बचाव को कमजोर करता है। फरवरी 2025 में आए इस फैसले को एआई और कॉपीराइट मामलों में कॉपीराइट मालिकों की शुरुआती जीत के रूप में देखा गया है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट कहा है कि बिना लाइसेंस विशाल मात्रा में सामग्री लेकर एआई को ट्रेन करना कॉपीराइट का उल्लंघन है, कम से कम उस मामले के तथ्यों के आधार पर। टकराव का एक प्रमुख पहलू है एआई का आउटपुट। मान लीजिए एक उपयोगकर्ता ने एआई प्रणाली से एक उपन्यास जैसा लंबा टेक्स्ट लिखवाया और एक नया चित्र बनवाया। अब सवाल उठता है कि इस नई रचना का कॉपीराइट किसके पास होगा? यदि आउटपुट पूरी तरह एआई ने खुद बनाया है बिना किसी मानव के रचनात्मक योगदान के, तो क्या इसे कॉपीराइट संरक्षण मिलेगा? कई न्यायिक क्षेत्रों में इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कानून केवल मानव रचनात्मकता को ही मान्यता देता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह बात रेखांकित की है कि पूरी तरह एआई द्वारा जनरेट की गई कृति पर कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मौजूदा कानूनों के तहत केवल इंसान को ही लेखक का दर्जा प्राप्त है। उस मामले में चेन्नई की एक कंपनी ने एआई से बनवाई चित्रकला पर अपने एआई सिस्टम को लेखक मानकर कॉपीराइट मांगा था। कॉपीराइट कार्यालय ने मानव लेखक न होने के आधार पर उस आवेदन को खारिज कर दिया। कंपनी ने इसे मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी तो न्यायालय ने साफ कहा, एआई में सृजनात्मक मानस था या मौलिक अभिप्राय नहीं होता, इसलिए एआई खुद से कॉपीराइट नहीं पा सकता। हाँ, यदि किसी इंसान ने एआई का इस्तेमाल कर एक औजार की तरह कोई रचना बनाई है, जैसे इंसान ने विचार और रचनात्मक निर्देश दिए, एआई ने बस उन्हें क्रियान्वित किया, तो उस इंसान को लेखक माना जा सकता है, पर एआई को नहीं। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि एआई उपकरण मानव कलाकारों, लेखकों की जगह कानूनी रूप से लेखक नहीं बन सकते, और इसने भविष्य के कानून निर्माताओं को यह संकेत किया है कि एआई की भूमिका को परिभाषित करना आवश्यक है। एआई के आउटपुट को लेकर एक और कॉपीराइट की समस्या तब आती है जब एआई द्वारा जनरेट की गई सामग्री मूल स्रोत से मिलती जुलती हो या उसे प्रभावित करने वाली हो। उदाहरण के लिए, अगर चैट जीपीटी किसी उपन्यास का सारांश दे दे तो क्या पाठक मूल किताब खरीदना चाहेगा? प्रकाशक को चिंता है कि एआई के उत्तर पाठकों या यूजर्स को मूल स्रोत से दूर ले जा सकते हैं, जिससे उनके व्यवसाय को आर्थिक नुकसान होता है। इसी तरह कलाकारों ने पाया कि एआई जनरेटेड आर्ट कभी कभी उनकी शैली की हूबहू नकल कर लेती है। कुछ मामलों में एआई से बनी तस्वीरों में मशहूर स्टॉक फोटो वेबसाइट
का वाटरमार्क भी दिख गया, क्योंकि मॉडल ने करोड़ों फोटोज को अपने प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया था। यह स्पष्ट संकेत था कि मॉडल ने उन कॉपीराइटेड तस्वीरों से इतना कुछ आत्मसात कर लिया कि वो अनजाने में मूल का चिन्ह भी, वाटरमार्क जिसे आप कहते हैं, उसको भी उसमें डाल दिया। संगीत उद्योग में उथल पुथल है। हाल ही में एक एआई जनरेटेड गाना जिसने मशहूर गायक ड्रैक और द वीकेंड की आवाज में वैसी की वैसी नकल कर ली। इंटरनेट पर यह वायरल हो गया, लेकिन रिकॉर्ड लेबल ने इसे तुरंत हटवा दिया, क्योंकि यह बिना अनुमति उसकी शैली और आवाज का उपयोग करके बना था। ये उदाहरण बताते हैं कि एआई का आउटपुट कई बार सीमा रेखा के उस पार चला जाता है। यहां मूल कलाकारों के अधिकारों या बाजार में हस्तक्षेप कहीं करने लगता है। इस प्रकार जनरेटिव एआई बनाम कॉपीराइट का मूल संघर्ष है एआई के प्रशिक्षण के लिए जरूरी ज्ञान भंडार को कैसे जुटाया जाए बिना कानूनों का उल्लंघन किए, और एआई उत्पन्न सामग्री को कॉपीराइट प्रणाली में कैसे सम्मिलित किया जाए। भारत में हाल के महीनों में जनरेटिव एआई बनाम कॉपीराइट को लेकर के कई मोर्चे खुल गए हैं। विशेषकर भारतीय पुस्तक प्रकाशक और मीडिया हाउस इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में पहुंचना पड़ा। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, जिसमें भारत के कई प्रमुख प्रकाशक सदस्य हैं, दिसंबर 24 में ओपन एआई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में कॉपीराइट उल्लंघन का एक मुकदमा दायर करते हैं। इन प्रकाशकों ने यह आरोप लगाया कि ओपन एआई ने अनेक प्रमुख प्रकाशकों की किताबों और प्रकाशनों की सामग्री को बिना अनुमति के अपने मॉडल, विशेषकर चैट जीपीटी को प्रशिक्षित करने में उसका उपयोग किया है, और चैट जीपीटी ने इन पुस्तकों के सारांश और विवरण अपने यूजर्स को उपलब्ध करा दिए हैं। प्रकाशकों का कहना है कि चैट जीपीटी बिना लाइसेंस उनकी किताबों का सार बता देता है, जिससे पाठक मूल पुस्तक को खरीदने की बजाय एआई के उत्तर से ही उसका उपयोग कर लेता है। यह उनके व्यापार और लेखक की रॉयल्टी का एक तरह से नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पाठक अब मूल पुस्तक को नहीं खरीदेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने अदालत से यह मांग की है कि या तो ओपन एआई को उसकी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग बंद करने के लिए निर्देशित किया जाए, या उसे उचित लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया जाए। जो डेटा पहले से ट्रेनिंग में लिया गया है, उस सिस्टम को हटाने, वहां से डिलीट करने के साथ साथ उन प्रकाशकों को उसका कंपनसेशन या मुआवजा भी दिया जाए। इसी पृष्ठभूमि में कई और अनेक मामले भी हैं, जिसमें भारत में एआई कॉपीराइट विवाद को बहुत महत्व दिया जा रहा है। भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने भी नवंबर 2024 में ओपन एआई पर एक मुकदमा दायर किया है। एएनआई का आरोप है कि उसकी न्यूज स्टोरीज और कंटेंट को चैट जीपीटी ने बिना अनुमति के उसका उपयोग किया और अपने मॉडल को ट्रेंड किया। इस मामले में एएनआई ने अदालत से एआई मॉडल से उसकी सामग्री को हटवाने और भविष्य में उसके उपयोग को रोकने की मांग की है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रकाशकों की चिंताएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मूल रूप से उनकी चिंता है बिना अनुमति के उनकी सामग्री का उपयोग करना, क्योंकि उन्होंने वर्षों की मेहनत से ये किताबें तैयार की हैं, ये लेख तैयार किए हैं, और एआई उनका तुरंत उपयोग कर लेता है, और निश्चित रूप से इससे उनके आर्थिक हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो इसमें उचित मुआवजा भी चाहते हैं। ओपन एआई ने प्रारंभिक दौर में इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कानूनी कार्रवाई में उसकी ओर से कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी हमारे सामने आए हैं। ओपन एआई ने कहा है कि उनका मॉडल किसी भी कॉपीराइट टेक्स्ट के अंश का सीधे आउटपुट नहीं करता है, बल्कि एक नया वाक्य या उसकी समरी या उसका जो संक्षेप है, सार है, वो बनाता है। उनका मानना है कि भारतीय अदालतों को उनके मामले में अधिकार क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओपन एआई की स्थानीय उपस्थिति या सर्वर भारत में नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि अगर अदालत उन्हें अपने एआई डेटा बेस से यह सामग्री हटाने का आदेश देती है,
तो वे अमेरिकन कानून जहां डेटा रखना जरूरी होता है का उल्लंघन होगा। यानी ओपन एआई भारतीय न्यायालयों के आदेश को अमेरिका में अपने ऊपर लागू न होने की बात कर रहा है, जो एक बड़ा पेचीदा मामला है बन गया है। इन तर्कों से हटकर ओपन एआई का सार्वजनिक मंच पर यही कहना है कि एआई सिस्टम सिर्फ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर ही प्रशिक्षित होते हैं और यह फेयर यूज की श्रेणी में आता है। लेकिन प्रकाशक इस तथाकथित फेयर यूज के तर्क से असहमत हैं, खासकर भारत में जहां फेयर डीली एक्सेप्शंस इतने व्यापक नहीं हैं कि वो व्यावसायिक दृष्टि से एआई प्रशिक्षण को कहीं कवर कर ले। प्रकाशकों के अलावा संगीत उद्योग और समाचार मीडिया के क्षेत्र में भी इस समय हलचल मची हुई है। भारत की अनेक प्रमुख म्यूजिकल कंपनीज जैसे टी सीरीज आदि ने भी इस मुद्दे पर कहीं चेतावनी दी है या वो सतर्क हो गई हैं। ऐसी खबरें हैं कि भारतीय संगीत लेबल भी ओपन एआई के खिलाफ कानूनी कार्य पर विचार कर रहे हैं या उसमें शामिल हो रहे हैं। उनका मामला यह है कि एआई मॉडल कहीं उनके गीतों की धुन, गीत शब्द या संगीत की रचना की मॉडलिंग तो नहीं कर रहे हैं, या उनके अधिकारों का हनन होगा। खासकर जब दुनिया में ऐसे उदाहरण दिखाई दे रहे हैं जैसे ड्रैग वीकेंड वाला वो गाना, जिसमें एआई ने यह साबित कर दिया कि अब मशहूर कलाकारों की आवाज या शैली की नकल भी संभव है। समाचार उद्योगों को यह चिंता है कि एआई मॉडल यदि सारी खबरें पढ़कर प्रशिक्षित हो गए तो लोग सीधे एआई से ही पूछ करके समाचार सार या रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। इन समाचार वेबसाइटों की ट्रैफिक और विज्ञापनों की कमाई पर बुरा असर पड़ेगा। एएनआई का मामला इसी बात का उदाहरण है कि किस तरह से एक समाचार एजेंसी ने इस दिशा में पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े समाचार संस्थान भी इस ओर कदम उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आरोप लगाया है कि ओपन एआई ने उसकी लाखों न्यूज स्टोरीज को अपने मॉडल को ट्रेन करने में उपयोग किया है, जो उसके साथ एक तरह से प्रतिस्पर्धा करने जैसा है। आज दुनिया के अलग अलग देशों में जनरेटिव एआई और कॉपीराइट के संबंध में अलग अलग दृष्टियों से कानूनी मंथन जारी है। कहीं निर्माता अपने अधिकार बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं एआई कंपनीज नई तरह से कानूनों की व्याख्याएं कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉपीराइट कानून का एक मजबूत हिस्सा है फेयर यूज। जैसा हमने पहले भी कहा, एआई से जुड़े मुकदमों में यह केंद्र बिंदु बना हुआ है कि क्या एआई को ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइट से सामग्री लेना फेयर यूज की श्रेणी में आ सकता है या नहीं। अमेरिका में पहले भी टेक्नोलॉजी बनाम कॉपीराइट के मामले में फेयर यूज का पक्ष लिया गया है। जैसे गूगल बुक्स प्रोजेक्ट में जब गूगल ने लाखों किताबों को स्कैन कर सर्च इंजन बनाया तो अदालत ने उसे फेयर यूज माना था, क्योंकि गूगल पूरे पृष्ठ नहीं दिखाता था, सिर्फ स्निपेट्स और की खोज सुविधा देता था, जिसका एक तरह से इंफॉर्मेटिव यूज के रूप में उसे समझा गया। एआई कंपनियां इसी प्रकार के तर्क देती हैं कि बड़े भाषा मॉडल या आर्ट मॉडल को बनाना एक नया और लाभदायक उपयोग है जो ज्ञान को सार्वभौमिक पहुंच के योग्य बना रहा है, इसलिए इसे फेयर यूज समझा जाना चाहिए। लेकिन हाल के घटनाक्रम इस बात की ओर भी संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकन अदालतें अब सावधानी पूर्वक एक संतुलन कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 2023-24 में कई बड़े मुकदमे शुरू हुए। मशहूर उपन्यासकारों जैसे जॉन ग्रिशैम, जॉर्ज आर मार्टिन आदि ने ओपन एआई पर मुकदमा दायर करते हुए ये कहा है कि चैट जीपीटी ने उनके उपन्यास को इंटरनेट से लेकर के पढ़े और उनका उपयोग किया, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है। इसी तरह अनेक कॉमिक बुक्स आर्टिस्ट और चित्रकारों ने स्टेबिलिटी एआई जैसे आर्ट एआई के खिलाफ केस दायर किए हैं, जिन्होंने उन आर्टिस्ट की सैकड़ों हजारों चित्रों की बिना इजाजत प्रतिलिपियां तैयार कर ली या उनका ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया। फरवरी 2025 में अमेरिका में पहली स्पष्ट न्यायिक झलक देखने को मिलती है। डेलावेयर की संघीय अदालत में थॉमसन रॉयटर्स वर्सेस रोज मामले में न्यायाधीश ने एआई प्रशिक्षण हेतु कॉपीराइट कंटेंट के इस्तेमाल को फेयर यूज मानने से इनकार कर दिया। यह मामला थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें एक स्टार्टअप रोज ने प्रतिद्वंदी कंपनी वेस्टलॉ की कानूनी टिप्पणियों को चुराकर
अपने एआई लीगल रिसर्च टूल को ट्रेन किया था। कोर्ट ने कहा रोज का यह करना वेस्टलॉ के कॉपीराइट का उल्लंघन है और फेयर यूज के बचाव में यह नहीं आता है। रोज ने वेस्टलॉ से जो लाइसेंस लेने की कोशिश की थी उसके लिए मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसने चोरी से यह डेटा लिया। अदालत ने यह तर्क दिया कि कॉपीराइट ओनर को यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपनी सामग्री एआई ट्रेनिंग को लाइसेंस के रूप में उपलब्ध कराए, वह चाहे तो उससे पैसा भी ले सकता है। यदि कोई चोरी करके मुफ्त में इस्तेमाल करता है तो इससे फेयर यूज का जो दावा है वो कमजोर पड़ता है। इस फैसले को कॉपीराइट के पक्ष की जीत कहा जा रहा है, लेकिन कानून विशेषज्ञों का यह मानना है कि हर मामले के तथ्य अलग अलग होते हैं और फेयर यूज पर अंतिम तस्वीर उच्च अदालतों के फैसलों पर निर्भर करेगी। अमेरिका में एक और दिलचस्प पहलू है। वहां अदालतें शायद यह भी देखेंगी कि एआई मॉडल का आउटपुट मूल सामग्री से कितना प्रभावित है। फेयर यूज का एक और कारण है बाजार पर असर। यह बहुत महत्व रखता है। यदि यह साबित कर दिया जाए कि एआई की वजह से पुस्तकों की बिक्री गिर रही है क्योंकि लोग उसका संक्षिप्तीकरण प्राप्त करके ही अपना काम चला रहे हैं, या एआई आर्ट की वजह से इलस्ट्रेशंस कम हो रहे हैं, हो सकता है कि न्यायालय एआई के खिलाफ अपना रुख ले। लेकिन यदि एआई ने ऐसी नई सामग्री जनरेट करनी शुरू कर दी जो मूल रचना के बाजार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो एआई का फेयर यूज का पक्ष मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बहस चल रही है और संभव है निकट भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस दृष्टि से आए। यूरोपियन संघ ने हाल ही में अपने कॉपीराइट निर्देश में टेक्स्ट और डेटा माइनिंग के लिए कुछ अपवाद शामिल किए हैं। वैज्ञानिक शोध हेतु बिना अनुमति टेक्स्ट डेटा माइनिंग की छूट है और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी एक सीमित अपवाद दिया गया है, जिसमें कॉपीराइट मालिक अगर चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी घोषणा कर सकते हैं कि उनकी साइट या डेटा को स्क्रैप न किया जाए। इसका मतलब यह है कि यूरोप एआई के संदर्भ में कानून को अपडेट करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं ताकि नवाचार और अधिकारों में कहीं संतुलन बना रह सके। जापान, सिंगापुर आदि देशों ने भी अपने कानून में संशोधन किया है और वह ऐसे प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए अपवाद जोड़ रहे हैं। ब्रिटेन में भी एक मामला हाल ही में चर्चा में आया जहां एक ब्लॉगर की सामग्री को एआई ने चुरा लिया। तो क्या कॉपीराइट उल्लंघन है? इस पर वहां की संसद में चर्चा हुई। फिलहाल ब्रिटेन के कानून में भी फेयर डीलिंग वाला प्रावधान है जो अनुसंधान आदि तक सीमित अपवाद देता है। कुल मिलाकर के वैश्विक परिदृश्य यह है कि सभी तरफ कानूनी अनिश्चितता है। सभी देश इस नई तकनीक को पुराने कानूनी ढांचों में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों का रुख रचनाकारों के पक्ष में कड़ा होता जा रहा है, तो कुछ प्रौद्योगिकी को छूट देने के पक्ष में है ताकि नवाचार को प्रोत्साहन मिलता रहे। भारत की स्थिति बीच में है। हमारे यहाँ कानून पुराने हैं जिनमें एआई का जिक्र नहीं है, जिन पर हमारे न्यायालय सक्रियता से उन मामलों पर विचार कर रहे हैं और अपने फैसले भी देने की दिशा में आगे आए हैं, जैसे मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला। आने वाले वर्षों में एक संभावना यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति या दिशा निर्देश बन सके। जैसे जब फोटोकॉपी मशीनें या कैसेट रिकॉर्डिंग्स आई थी तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों के जरिए एक संतुलन बनाया गया था। लाइब्रेरी में फोटोकॉपी की सीमा या संगीत में कॉपीराइट लेवी आदि के संदर्भ में, वैसा ही कुछ एआई मामले में भी हो सकता है। मसलन एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए एक लाइसेंस व्यवस्था या रॉयल्टी सिस्टम बनाने के लिए एक वैश्विक स्तर पर कहीं कोई सहमति या दिशा निर्देश तय किए जाएं। इस टकराव को देखते हुए प्रश्न उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो। हम चाहते हैं नई तकनीक जैसे जनरेटिव एआई का विकास रुके नहीं, थमे नहीं, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सभी क्षेत्रों में नई संभावनाएं पनपी हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लेखक, कलाकार, संगीतकार, फोटोग्राफर के अधिकार सुरक्षित रहें और उनके काम का उचित श्रेय या आर्थिक लाभ उनको मिलता रहे। इसमें संतुलन बनाने के लिए कुछ रास्ते हमें तय करने होंगे, जिसका व्यावहारिक समाधान यह है कि कंटेंट क्रिएटर्स और एआई कंपनियों के बीच में कोई समझौता हो। उदाहरण के लिए पुस्तक प्रकाशकों का संघ एआई डेवलपर्स को अपनी किताबें ट्रेनिंग के लिए
लाइसेंस के रूप में दे सकता है और इसके लिए एआई को गुणवत्तापूर्ण डेटा मिलेगा और लेखक प्रकाशक को उनका पारिश्रमिक मिलेगा। ऐसा मॉडल संगीत उद्योग में भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ देखा गया है। शुरुआत में नॉपस्टार जैसे प्लेटफॉर्म विवाद में थे, फिर स्पॉटिफाई जैसी सेवाओं ने लेबल के लाइसेंस को लेकर के रास्ता निकाल लिया। संभव है एआई की दुनिया में भी कॉपीराइट सामग्री लाइसेंस पर उपलब्ध हो। एक और रास्ता है वेब पर मौजूद कंटेंट क्रिएटर्स को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने डेटा को एआई के प्रशिक्षण से अलग रखें। उदाहरण के लिए वेबसाइट मालिक अपने साइट के पर यह मेटा टैग या कोई निर्देश दे कि वेब स्क्रैपिंग बॉट्स को संकेत दे कि उसके कंटेंट को मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कुछ प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं और ओपन एआई ने कहा है कि वे वेबसाइट्स को ऑप्ट आउट करने का तरीका देंगे ताकि उनका डेटा चैट जीपीटी या चैट जीपीटी बोट इकट्ठा न करे। हालांकि यह तरीका तभी तक कारगर है जब एआई डेवलपर स्वेच्छा से इन निर्देशों की परिपालना करें। इसे कानूनी मजबूरी मानना होगा। एआई कंपनी को उस नियम को मानना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्ट आउट दर्शाता है तो एआई को मानना पड़ेगा, अन्यथा उसे न्यायालय की ओर से दंडित किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि नए प्रावधान जोड़े जाने चाहिए ताकि कॉपीराइट कानून को अपडेट किया जा सके। एआई डेवलपर्स को भी अपने मॉडल को इस तरह बनाने की जरूरत है कि वो कॉपीराइट सीमाओं का सम्मान करें। जैसे चैट जीपीटी ने टेक्स्ट के मामले में एक सीमा लगा रखी है कि वह पूरे अध्याय या पूरी पुस्तक के अंश को जैसा का तैसा नहीं देगा, और अक्सर यूजर जब इस तरह का अनुरोध करता है तो वो कहता है कि क्षमा कीजिए, मैं पूरा टेक्स्ट प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि यह कॉपीराइट की सीमा में है। यह एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है कि एआई खुद कंटेंट की लंबाई और उपयोग के तरीके पर रोक लगाए। आने वाले समय में और अधिक परिष्कृत तकनीक विकसित की जा सकती है जब मॉडल खुद डिक्टेट करें कि यह आउटपुट कहीं मूल सामग्री की नकल तो नहीं है। अगर कोई शख्स पूरा गाना या लिरिक्स मानता है तो एआई इनकार कर सकता है। अगर कोई मशहूर पेंटिंग का चित्र जनरेट करने को कहे तो एआई उस शैली में सटीक नकल न बनाए। हालांकि यह तकनीकी रूप से कठिन है, लेकिन आने वाले समय में इन चुनौतियों का भी समाधान संभव होगा। एक रचनात्मक समाधान यह भी हो सकता है कि एआई आउटपुट किसी खास कलाकार या लेखक की शैली के काम का यदि उस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है तो एआई उस कलाकार को पूरा क्रेडिट दे और रॉयल्टी का एक अंश भी उसको दे। उम्मीद है प्रकाशक और कंटेंट क्रिएटर्स बदलते दौर के हिसाब से अपने मॉडल्स को बदलेंगे। जैसे उन्होंने ई बुक्स, डिजिटल म्यूजिक, स्ट्रीमिंग के ज़माने में खुद को ढाला है, वैसे ही एआई के ज़माने में भी वो एक साथ काम करते हुए सह अस्तित्व के आधार पर कुछ नए तरीके ढूंढ पाएंगे। कुछ प्रकाशक स्वयं एआई संस्करण या एआई के सार बना करके उसकी पेशकश कर सकते हैं जिस पर उसकी आधिकारिक मोहर हो, जिसके लिए वो शुल्क भी ले सकते हैं। इसी तरह से समाचार संगठन एआई से लड़ने की बजाय उसके साथ वो टाई अप करें ताकि एआई के माध्यम से भी हमें सही कंटेंट मिल पाए और सोर्स में उसका लिंक भी शामिल किया जाए, और यूजर चाहे तो पूरी स्टोरी भी वो उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकता है। कुछ सर्च इंजनों ने इस तरह के प्रावधानों पर सोचना शुरू कर दिया है जहां एआई जवाब के साथ समाचार स्रोतों का क्रेडिट भी दिया जाता है। बहुत सारे विकल्प हैं, कौन सा कारगर होगा कौन सा कारगर नहीं होगा यह समय बताएगा। कानूनी ढांचा भी बदलेगा और तकनीक जो नई आ रही है वो भी उसके साथ कहीं एक सामंजस्य बिठा करके हमें एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे जहां पारस्परिक सहयोग संतुलन के माध्यम से हमें निश्चय ही एक नए तरह के अनुभव होंगे। जनरेटिव एआई बनाम कॉपीराइट का यह संघर्ष हमें यही सीख देता है कि हर नई तकनीक के साथ समाज और कानून को अपना तालमेल बिठाना पड़ता है। जैसे छपाई मशीन, फोटोकॉपी, ऑडियो कैसेट, डिजिटल इंटरनेट, हर नवाचार में कॉपीराइट के समीकरणों को चुनौती मिली है, लेकिन समय के साथ नए मानदंड कायम हुए हैं। वैसे ही एआई के साथ हमें संतुलन बना करके इन नवाचारों को आगे प्रोत्साहित करना होगा। आज जनरेटिव एआई एक तरफ तो ज्ञान और रचनात्मकता के प्रसार का अद्भुत साधन बना हुआ है,
किसी किताब का सारांश वो सेकंड्स में दे सकता है, नई कहानियां गढ़ सकता है, संगीत की नई शैली दे सकता है। यह सब मानवता के लिए एक रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलता है। मगर दूसरी ओर यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाएगा तो निश्चय ही रचनाकारों को आर्थिक हानि होगी और नैतिक दृष्टि से भी यह उचित नहीं होगा। कोई लेखक वर्षों मेहनत करके अपन उपन्यास लिखे और लोग चैट जीपीटी से पूछ करके पूरी कहानी जान लें, यह लेखक के प्रति भी अन्याय होगा। इसलिए संतुलन अत्यंत जरूरी है और इस संतुलन का अर्थ है तकनीकी प्रगति को भी जारी रखें और बौद्धिक संपदा का भी सम्मान हो। कानून को गतिशील रहना होगा, नई गाइडलाइंस बनानी होगी ताकि एआई का भी विकास हो अपनी सीमाओं में। रचनाकारों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा और एआई को एक उपकरण की तरह से अपनाते हुए स्वीकार करना होगा, केवल विरोध के लिए नहीं। वहीं एआई डेवलपर्स को भी इस जिम्मेदारी को निभाना होगा कि हमें इनोवेशन करना है, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ। उनका मॉडल किस डेटा पर आधारित है तथा कॉपीराइट प्राप्त सामग्री का उपयोग वे किन नियमों के आधार पर कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। तो मित्रों, ये बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है हमारे सामने जनरेटिव एआई और कॉपीराइट का। उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में हमें कोई एक प्रभावी मार्ग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।